दिसंबर 2022 में चैट जीपीटी से एक सवाल पूछा गया, अगर 5 मशीन्स 5 मिनट में 5 आइटम्स बनाती हैं तो 100 मशीन्स 100 आइटम्स कितने टाइम में बनाएंगी। अगर ये सवाल हम किसी नॉर्मल इंसान से पूछें तो वो बिना सोचे समझे आंसर करे तो वो गलत आंसर देगा, वो कहेगा 100। बट अगर हम उसे कहें कि आपका आंसर गलत है तो वो थोड़ा सोचेगा, अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा होगा और फिर सही आंसर देगा, कहेगा 5। बट दिसंबर 2022 तक चैट जीपीटी इसका गलत ही आंसर देता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास एक फंडामेंटल स्किल नहीं है जो हमारे पास है। और ये क्या चीज़ है, अगर आप इसे समझ जाओ तो आप ये जितनी भी खबर सुनते हो कि AI 70% ऑफ द जॉब्स रिप्लेस कर देगा या फिर 80% ऑफ द जॉब्स रिप्लेस कर देगा, इन बातों में कितना दम है ये आप खुद समझ पाओगे। और आप ये खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी जॉब्स AI रिप्लेस कर सकता है और कौन सी जॉब्स को AI कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्या है ये चीज़ जो हमारे पास है पर चैट जीपीटी के पास नहीं है? ये है हमारी दिमागी दुनिया। जी हाँ, अगर आपको ये मशीन्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाए तो आप सबसे पहले 5 मशीन्स को इमेजिन करोगे और फिर देखोगे कि 5 आइटम्स इसने 5 मिनट में बनाए। फिर आप सोचोगे 100 मशीन्स 100 आइटम्स बना रही है और आपको दिखेगा कि 5 मिनट में ही बन जाएगी। बट ऐसी दिमागी दुनिया चैट जीपीटी के पास नहीं है। आज की डेट में आप चैट जीपीटी से ये क्वेश्चन पूछोगे तो वो सही आंसर कर देगा, बट उसके लिए ओपन AI ने एक जुगाड़ लगा रखा है। आज भी उसके पास दिमागी दुनिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पर क्या कभी AI सिस्टम्स के पास दिमागी दुनिया आ सकती है? इसका आंसर करने के लिए चलो एक जर्नी पे चलते हैं जहां हम जानेंगे कि हम इंसानों के पास ये दिमागी दुनिया कैसे आई, और हम ये भी देखेंगे कि क्या सिर्फ ये दिमागी दुनिया हमारे पास ही है या फिर एक चूहा, गिलहरी और बंदर के पास भी ये दिमागी दुनिया होती है। आप देख रहे हो सीरीज AI फॉर कॉमन पीपल और ये है एपिसोड 3। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इस एपिसोड को इंडिपेंडेंटली देखा जा सकता है। इस एपिसोड का सोर्स है द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस बाय मैक्स बेनेट। शुरू करते हैं। आज से 20 करोड़ साल पहले जब इस दुनिया पे डायनासोर्स राज करते थे तब हमारे पूर्वज 4 इंच के चूहे या गिलहरी जैसे दिखते थे। ये बिल में रहते थे और साइंटिस्ट्स इन्हें अर्ली मैमल्स कहते हैं। 15 करोड़ सालों तक इन डायनासोर्स ने राज किया और ये मैमल्स इतने लंबे टाइम तक सरवाइव किए। कैसे पॉसिबल था ये? इन डायनासोर्स से बचने के लिए इन मैमल्स को नेचर ने एक खास तरीके की इंटेलिजेंस दी थी, इमेजिनेशन। इन मैमल्स के पास एक दिमागी दुनिया थी। कैसे काम करती थी ये स्किल? तो मैमल्स जब भी खाना ढूंढने के लिए अपने बिल से बाहर आते थे तो उनके लिए हर एक कदम बहुत इंपॉर्टेंट होता था। उनको हर एक कदम फूंक फूंक के रखना होता था क्योंकि चारों तरफ खतरा ही खतरा था। तो ये मैमल्स खाने तक जाने के जितने भी रास्ते पॉसिबल हैं उन सभी रास्तों को अपने दिमाग में लेके देखते थे और जो भी रास्ता उन्हें जिंदा वापस लेके आता था वो उस रास्ते को ले लेते थे। इस तरीके से उन्होंने छुप छुप के 15 करोड़ साल निकाले। इन मैमल्स के ब्रेन को अगर समझना है तो हम आज के चूहे के ब्रेन को समझ सकते हैं। 1930 में एडवर्ड टॉलमन ने एक चूहे को भूल भुलैया में डाला। उन्होंने देखा कि जब चूहे के सामने 2 ऑप्शंस आए, 2 रास्ते आए, तो वो चूहा रुका। उसने दोनों रास्तों को बारी बारी से देखा और उसने एक रास्ता ले लिया। इस बिहेवियर को टॉलमन ने कहा कि जब चूहा दोनों रास्तों को बारी बारी से देख रहा था तो ये चूहा इमेजिन कर रहा था दोनों रास्तों पे चल के जाना, और जो भी रास्ता उसकी इमेजिनेशन में उसके लिए बेटर था वो रास्ता रियलिटी में लेता है। ये थ्योरी बहुत टाइम तक प्रूव नहीं हो पाई थी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। रिसेंटली 2006 में डेविड रेडिश ने सेम एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने भी चूहे को सेम सिचुएशन में डाला जहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शंस थे। चूहा रुका, उसने दोनों रास्तों में बारी बारी से देखना शुरू किया। जब चूहा बारी बारी से दोनों रास्तों पे देख रहा था तब रेडिश ने उस चूहे के ब्रेन के एक स्पेशल एरिया हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया। हिप्पोकैम्पस को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि हिप्पोकैम्पस में लोकेशन न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स उस चूहे की लोकेशन को ट्रैक करते हैं। इसको आप गूगल मैप्स से कंपेयर करके समझ सकते हैं। जैसे गूगल मैप्स आपकी लोकेशन रखता है और जैसे जैसे आपकी लोकेशन चेंज होती रहती है मैप्स में भी आपकी लोकेशन अपडेट होती रहती है। उसी तरीके से हिप्पोकैम्पस में एक चूहे की लोकेशन रहती है और जैसे जैसे चूहा मूव करता है वैसे वैसे जो एक्टिव लोकेशन न्यूरॉन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो हमारे एक्सपेरिमेंट वाला चूहा क्योंकि वो रुका हुआ है तो उसके हिप्पोकैम्पस के एक एरिया में एक्टिविटी हो रही थी।
अगर ये कोई नॉर्मल सीन होता जहाँ पे चूहा बस रुका हुआ है, रेस्ट कर रहा है, तो उसके हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी एक ही जगह पे रहती, बट ये एक स्पेशल केस था। इस केस में क्या हुआ, चूहा जब रुका तो हिप्पोकैम्पस के जिस एरिया में लोकेशन एक्टिविटी हो रही थी वहां होनी बंद हो गई, और लोकेशन एक्टिविटी कुछ इस टाइप से होने लगी कि मानो चूहा पहले एक रास्ते पे चल के गया और फिर चूहा दूसरे रास्ते पे चल के गया। तो चूहा वहीं खड़ा था, बट उसके दिमाग में ऐसी एक्टिविटी हो रही थी कि वो चल के गया है दोनों रास्तों पे। तो एक टाइप से चूहा फिजिकली प्रेजेंट था बट मेंटली प्रेजेंट नहीं था, वो इमेजिनेशन कर रहा था, वो अपनी दिमागी दुनिया में था। हमारे पूर्वजों की लाइन में सबसे पहले ये स्किल मैमल्स के पास ही है। इससे पहले हमने पिछले एपिसोड में केचुए को देखा था और फिश को देखा था, दोनों के पास ये स्किल नहीं है। मैमल्स के बाद आए प्राइमेट्स, जो कि 3-4 करोड़ साल पहले आए थे। इन प्राइमेट्स में क्या नया है? इन प्राइमेट्स के पास आई थ्योरी ऑफ माइंड, यानी कि इन्हें ये तो मालूम था कि मेरे पास एक दिमागी दुनिया है, इन्हें ये भी मालूम था कि दूसरे प्राइमेट्स के पास दिमागी दुनिया है, और उनकी दिमागी दुनिया में क्या चल रहा होगा इसका भी इनको स्लाइट आइडिया था। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1970 में एमिल मेंजल ने चिंपैंजीज के ग्रुप के साथ एक्सपेरिमेंट किया। ये चिंपैंजीज का ग्रुप 1 एकड़ के एरिया में फैला हुआ था। मेंजल का एक्सपेरिमेंट यह था कि वो देखना चाहते थे कि चिंपैंजीज छुपा हुआ खाना ढूंढ सकते हैं कि नहीं। उन्होंने सबसे पहले एक बेला नाम की चिंपैंजी को छुपे हुए खाने की लोकेशन दिखा दी। बेला अपने ग्रुप के पास गई, पूरे ग्रुप को उसने खाने की जगह दिखाई, सबने खाना खाया, मस्ती की। हर कुछ दिनों में मेंजल वहां पे खाना छुपाता, बेला को वो खाना मिल जाता और वो सबको बुलाती, सब खाना खाते। एक दिन एक रॉक नाम का चिंपैंजी आया, उसने सारा खाना अपने लिए ले लिया और बाकी सबको भगा दिया। बेला ये समझ गई कि यार रॉक के आगे तो मुझे खाना नहीं निकालने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब बेला को खाना मिला तो वो खाने के ऊपर ही जाकर बैठ गई और उसने वेट किया कब रॉक दूर जाए। जब रॉक दूर गया तब उसने खाना निकाल के खाना शुरू किया। जब रॉक ने दूर से देखा कि बेला खाना खा रही है तो रॉक भाग के आया, उसने बेला को पनिश किया और फिर से सारा खाना दे दिया। अगली बार बेला ने इस बात का वेट किया कि रॉक दूसरी तरफ देखे। जब रॉक दूसरी तरफ देख रहा था तभी बेला ने खाना खाना शुरू किया। रॉक ये समझ गया कि बेला ये गेम कर रही है। रॉक जानबूझ के एक्टिंग करता दूसरी तरफ देखने की, और जैसे ही बेला खाने की तरफ जाती वो खाने की तरफ दौड़ पड़ता। बेला ये समझ गई कि रॉक एक्टिंग कर रहा है, तो बेला रॉक को गलत रास्ते पे लेके जाने लग गई। रॉक समझ गया कि बेला मुझे गलत रास्ते पे लेके जा रही है, तो रॉक जिस डायरेक्शन में बेला लेके जाती उसके ऑपोजिट जाने लगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि इन दोनों को एक दूसरे के इरादों का पता था। रॉक को यह मालूम था कि बेला उससे खाना छुपा रही है। बेला को यह मालूम था कि रॉक जानबूझ के दूसरी तरफ देखने की एक्टिंग कर रहा है, वो सही में वहां देख नहीं रहा है। इन्हें यह भी मालूम था कि एक दूसरे को मैनिपुलेट किया जा सकता है। रॉक ने बेला को मैनिपुलेट किया दूसरी तरफ देखने का नाटक करके, बेला ने रॉक को मैनिपुलेट किया गलत डायरेक्शन में ले जाके। तो इन्हें यह मालूम था कि दूसरे बंदे के पास क्या नॉलेज है, और इन्हें यह भी मालूम था कि अगर किसी बंदे को गलत नॉलेज दे दी जाए तो उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसे ही थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं कि आपको सामने वाले के इरादे भी पता है और आपको उसकी नॉलेज भी पता है। प्राइमेट्स में थ्योरी ऑफ माइंड आ गई। उसके बाद आए हम ह्यूमंस। हम ह्यूमंस में क्या नया आया? हमने लैंग्वेज को इन्वेंट किया। हमसे पहले जो प्राइमेट्स थे वो एक दूसरे की दिमागी दुनिया के बारे में बस गेस कर सकते थे, बट हम ह्यूमंस एक दूसरे को बता सकते हैं कि हमारी दिमागी दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे मैं अभी इस वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट पहले मेरे दिमाग में ही था, फिर इस वीडियो के थ्रू अब मैं आपको बता रहा हूँ। और ये स्किल इस दुनिया में और किसी भी स्पीशी के पास नहीं है, और यही ऐसी स्किल है जिसकी वजह से हम इतनी आगे आ गए। ह्यूमंस आज अर्थ को रूल करते हैं और मार्स को भी कॉलोनाइज करने का सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंग्वेज की वजह से जनरेशन बाय जनरेशन जितने भी अच्छे आइडियाज आए वो हमने बचा के रखे। हर नई जनरेशन को पिछली जनरेशन के अच्छे आइडियाज विरासत में मिलते हैं, और फिर वो जनरेशन उन आइडियाज पे काम करती है और उनको आगे लेके जाती है। जैसे पहले न्यूटन आया, फिर आइंस्टाइन आया, आज की डेट में इलॉन मस्क हैं, जेफ बेजोस हैं। ये लोग पिछली जनरेशन के आइडियाज को ही तो आगे लेके जा रहे हैं। तो दिमागी दुनिया का कॉन्सेप्ट हमारी इंटेलिजेंस के लिए एक फंडामेंटल क्वालिटी है। हमारे लिए हमारी इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एआई सिस्टम्स के पास या फिर चैट जीपीटी के पास अभी तक ये दिमागी दुनिया नहीं है, और यही मेजर ऑब्स्टेकल है एआई कम्युनिटी के आगे।
क्योंकि अगर उन्हें इंसानों जैसी इंटेलिजेंस वाले एआई सिस्टम्स बनाने हैं तो उसमें दिमागी दुनिया होनी चाहिए, क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वालिटी है हमारी। और रही बात जॉब्स की, तो वो जॉब्स जिसमें भी थ्योरी ऑफ माइंड रिक्वायर्ड है वो काम अभी एआई नहीं कर सकता। निक बॉस्टम ने अपनी बुक सुपर इंटेलिजेंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस डिस्कस किया है। उन्होंने कहा कि मान लो एक पेपर क्लिप कंपनी के मालिक ने एक बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट और आज्ञाकारी एआई सिस्टम को कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर क्लिप्स बनाओ। अब ये सबसे पहले तो सिंपल टेक्निक्स यूज़ करेगा, प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करेगा, ऑटोमेशन लगाएगा, फिर थोड़े से एडवांस स्किल्स यूज़ करेगा, आसपास की कंपनीज को अपनी फैक्ट्री में बदल देगा, फिर थोड़े से रेडिकल स्टेप्स भी लेगा, ह्यूमंस को कहेगा बहुत ज़्यादा काम करो, फिर उसके पास रॉ मटेरियल्स की कमी पड़ेगी। तो ऐसा हो सकता है कि ये कार्स को पेपर क्लिप में बदल दे, हो सकता है लैपटॉप्स को पेपर क्लिप में बदलने लग जाए। और बॉस्टम ने कहा कि वर्स्ट केस में ये भी हो सकता है कि ये अर्थ को ही पेपर क्लिप में बदल दे, और वहाँ भी ये क्यों रुकेगा, ये क्या पता अर्थ के बाहर जाए, पूरे यूनिवर्स को पेपर क्लिप में बदलना शुरू कर दे। बट वहीं अगर उस मालिक ने किसी इंसान को ये काम दिया होता तो वो इंसान समझ पाता कि उसके बॉस की दिमागी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर क्लिप बनाने का क्या मतलब है। उसे पता होता है कि ये तो बिल्कुल मतलब नहीं है कि पूरी अर्थ को पेपर क्लिप में बदल दो। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है हम ह्यूमंस के लिए, बट ये एआई के लिए आज की डेट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। उनके पास थ्योरी ऑफ माइंड नहीं है, वो नहीं समझ सकते कि हम इंसान किस तरीके से सोचते हैं या फिर हम क्या चाहते हैं। तो इस तरीके के काम जहाँ थ्योरी ऑफ माइंड रिक्वायर्ड है वहाँ भी एआई काम नहीं कर पाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है। ऐसी कौन सी जॉब्स हैं या फिर ऐसी कौन सी जॉब्स नहीं है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो आज हमने देखा कि कैसे डायनासोर्स वाली दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ये दिमागी दुनिया फर्स्ट टाइम मैमल्स में आई, फिर प्राइमेट्स में थ्योरी ऑफ माइंड आई, और फाइनली हम ह्यूमंस ने लैंग्वेज को इन्वेंट करके आइडियाज़ को अमर कर दिया। हमने ये भी देखा कि चैट जीपीटी के पास या फिर नए एआई सिस्टम्स के पास ये थ्योरी ऑफ माइंड या फिर दिमागी दुनिया का ना होना ही एआई कम्युनिटी के आगे सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। और इसी के साथ इस सीरीज एआई फॉर कॉमन पीपल का पहला माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया। हमने 5 स्टेप्स में नेचुरल इंटेलिजेंस को समझ लिया। हमने सबसे पहले स्टीयरिंग को देखा जो कि केचुए में आई, फिर हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग को देखा जो कि फिश में आई, फिर हमने दिमागी दुनिया से रिलेटेड 3 डेवलपमेंट्स देखी जो कि पहले मैमल में हुई, फिर प्राइमेट्स में हुई, फिर हम ह्यूमंस में लैंग्वेज आई। नेक्स्ट हम एआई स्पेसिफिक चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे कि एआई की जो ये पॉपुलर टर्म्स हैं जैसे डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इनका क्या मतलब है। हम ये भी जानेंगे कि कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जो एआई की फील्ड में सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं, इस फील्ड को आगे लेके जा रही हैं। फाइनली हम अप्लाइड एआई देखेंगे कि कौन से ऐसे एआई टूल्स हैं जो आज की डेट में हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें या फिर यूज़ करें तो हमारी लाइफ आसान हो सकती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।